सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती में भारतीय संविधान में आज हमारा होगा टेस्ट नंबर दूसरा। इससे पहले हमने आपको एक टेस्ट करा दिया, अगर आपने उसे नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है लिंक, आप वहां से जाकर के उसको देख सकते हैं। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि यह जो हमारा टेस्ट सीरीज है यह टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज चल रहा है, इसीलिए नंबर 1 से अगर आप देखेंगे तो आप एक दूसरे से लिंक कर पाएंगे और आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। आज का जो ये पूरा सेशन है इसमें समझना कम है और बहुत सारी चीजें आपको क्या करना है, रटना है। तो रटने वाला पूरा सेशन है, लेकिन ये बात भी तय है, अगर आज का सेशन आप देखते हैं तो पेपर में कम से कम तो 1 नंबर 100% आएगा और मैक्सिमम आपका 2 नंबर आ सकता है। तो मतलब इतना अच्छा है आज का ये सेशन, आप इसको पूरा रट लेना, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं एक आसान से क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ दिया हुआ है संविधान का भाग और दूसरी तरफ दिया हुआ है उसका विषय। तो आप जानते हैं संविधान में इसमें जो हमारे दिए हुए हैं 22 भाग, ठीक है, और अगर वैसे आप जोड़ेंगे तो 25 भाग हो जाते हैं अगर उनके संशोधन को भी जोड़ते हैं। तो इनमें कह रहा कौन सा सही सुमेलित नहीं। आप जानते हैं संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार है, भाग 6 में आप जानते हैं राज्य सरकार है, जबकि भाग 5 में केंद्र सरकार है, आपको पता है। भाग 9 के अंदर ये नगर पालिका नहीं है, आपको पता होगा कि भाग 9 के अंदर पंचायत है। 9 के अंदर क्या होती है, पंचायतें हैं, जबकि 9 क के अंदर आप देखेंगे 9 क तो यहाँ पे नगर पालिका है। तो ये वाला विकल्प हमारा कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 9 ख के अंदर कोऑपरेटिव कमेटी यानी सहकारी समितियों के बारे में दिया गया है। तो इस प्रकार से सही जवाब प्रश्न का कौन सा होगा, सी आपका हो जाएगा राइट आंसर। अब देखिए हमने यहाँ पे कुछ समितियां लिखा है, आपको इसे याद रखना होगा। ये सभी को पता होगा, भारत के जो संघ राज्य हैं और जो राज्य क्षेत्र हैं, मतलब जो हमारे यूनियन टेरिटरी हैं और जो स्टेट हैं, उसके बारे में कहाँ पे दिया गया है, तो उसके बारे में दिया गया है हमारे पहले भाग में। आप जानते हैं भाग 2 में नागरिकता दिया हुआ है, जो सिटीजनशिप है वो भाग 2 में दिया गया है। भाग 3 में आप जानते हैं फंडामेंटल राइट है, जबकि भाग 4 में आप जानते हैं यहाँ पे नीति के निर्देशक तत्व हैं। फिर संशोधन किया गया था, 4 का क जोड़ा गया था, जहां भी एक क लिखिएगा इसका मतलब संशोधन से आया है। तो भाग 4 क में आपने देखेंगे मौलिक कर्तव्य है। भाग 5 में आप पाएंगे केंद्र सरकार, भाग 6 में आप देखेंगे तो राज्य सरकार है, भाग 7 को निरस्त कर दिया गया, यानी वर्तमान में भाग 7 जैसा कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता। भाग 8 बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि यह संघ राज्य क्षेत्र के बारे में अलग से है, ठीक है, मतलब कि यूनियन टेरिटरी के बारे में साथियों ये अलग से उपबंध करता है। भाग 8 ये वाला बहुत ज्यादा जरूरत है, इसको आप थोड़ा रट लेना बहुत अच्छे से, भाग 8 को, ठीक है। भाग 9 9 के 9 ख, भाग 9 में आप जानते हैं यहाँ पे पंचायत के बारे में है, जबकि 9 क के बारे में आप जानते हैं ये नगर पालिका, और 9 क ख जो है यहाँ पे ये कोऑपरेटिव कमेटी यानी सहकारी समितियों से संबंधित है। तो एक बार आप लोग 9 ख तक पूरा भाग रट लेना, ठीक है। अगला, निम्नलिखित संविधान के भारतीय संविधान के निम्नलिखित भाग या खंड को उसी क्रम में व्यवस्थित कीजिए जिस क्रम में वे मूल संविधान में वर्णित हैं, मतलब इसे भाग के रूप में वर्णित हैं। तो अगर आप देखेंगे वित्त, संपत्ति, संविदा और वाद, ये भारतीय संविधान के कौन से भाग में आता है। तो अगर आपको थोड़ा भी याद होगा तो आप जानते हैं संविधान का जो भाग 12 है वो जो वित्त, संपत्ति, संविदा और वाद से जुड़ा हुआ है। आपको याद होगा सहकारी समितियां, आपने देखा तभी 9 का ख, ये 9 का ख जो है साथी यह सहकारी समितियां हैं, ठीक है। तो ये वाला 9 ख में दिया गया है। निर्वाचन की अगर आप लोग बात करेंगे तो भारतीय संविधान का भाग जो 15 है इसमें अमेंडमेंट के बारे में है, निर्वाचन के बारे में। अब अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र, आप जानते हैं कि यहाँ पे जो अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों का उपबंध है, अगर आप भाग में देखेंगे तो हमारे यहाँ जो भाग 10 है वह अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र से संबंधित। तो भाग और अनुसूचियों में अंतर समझ लीजिएगा, अनुसूची में 5-6 में दिया गया है, जबकि भाग 10 में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र के बारे में उपबंध है। अब इसको क्रम से लगाना है तो सबसे पहले कौन आएगा, सबसे पहले सहकारी समिति आएगा क्योंकि ये 9 ख में दिया गया है। उसके बाद अनुसूचित आएगा तो 3 के बाद 2 आएगा, 3 के बाद 2 साथियों ये दोनों विकल्प में दिख रहा है। इसके बाद जो है 12वां आ जाएगा पहला, तो 3 2 1 4, 3 2 1 4 यानी सही जवाब हो जाएगा आपका सी प्रश्न का राइट आंसर, ठीक है। अब देखिए यहां से आगे भी रख लीजिएगा, भाग 10 में आपने देखा अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के बारे में है। संघ और राज्य के मध्य जो मतलब संघ और राज्य के मध्य, ठीक है, संबंध, यहाँ पे ऐसा देना चाहिए था, संघ और राज्य के मध्य संबंध दिया भी है, ठीक है, इंटर स्टेट रिलेशनशिप जिसे हम लोग बोलते हैं साथियों, ठीक है। भाग 12 में जो वित्त है, संपत्ति है, संविधानवाद, इनके बारे में दिया गया है। भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम का उपबंध करता है, जबकि भाग 14 में संघ और राज्य के अधीन जो सेवाएं होती हैं जैसे आईएएस, आईपीएस या यूपीपीसीएस, इन सब की सेवाओं के बारे में दिया हुआ है। भाग 14 क ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यह जो ट्रिब्यूनल होते हैं
ठीक है, जो ट्राइब्यूनल होते हैं, ट्राइब्यूनल में जो बड़े बड़े अधिकारियों के ऊपर होता है, आगे चल के हम स्टेट या सिटी और जो ट्राइब्यूनल है, प्राधिकरण जिसे आप लोग बोलते हो हिंदी में, ठीक है, आपने बहुत बार पढ़ा होगा कि ये प्राधिकरण है, तो वो अधिकरण वाला वो वहां पे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। फिर भाग 15 में आप देखेंगे तो यहाँ पे निर्वाचन अधिकरण का हम लोग अलग से वीडियो हमें बनाना पड़ेगा, और हम लोग भाग के जब अंदर घुसेंगे, मतलब पॉलिटी में सारे भाग को पढ़ेंगे तो वहां पे डिटेल में पढ़ेंगे, घबराना नहीं है, ठीक है। भाग 15 में आप जानते हैं निर्वाचन दिया हुआ है। अगला, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में आपात उपबंध का प्रावधान किया गया है? यह साथियों भाग का अंतिम क्वेश्चन, इससे ज्यादा आपसे भाग से कुछ पूछेगा नहीं, हमने आपका रिवीजन करवा दिया। तो आप जानते हैं भारतीय संविधान का जो भाग 18 है वह इमरजेंसी का प्रोविजन करता है। तो भाग 18 यानी बी हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर, सही जवाब हो जाएगा आपका बी वाला, ठीक है। अब देखिए भाग 15 तक हमने देखा। भाग 16 कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान दिया गया है। कुछ वर्गों के संबंध में, इसमें राज्य के संबंध में भी आप जानते हैं कई सारे राज्य जिन्हें विशेष प्रावधान दिया जाता है, ठीक है, लेकिन 16 में कुछ वर्गों से संबंधित प्रावधान दिया गया है। 17 में आप जानते हैं राजभाषा के बारे में है। 18 में आपात उपबंध। 19 में साथियों प्रक्रिया दिया हुआ है, ठीक है। फिर 20 में संविधान का संशोधन कैसे होगा। 21 में अस्थायी संक्रमणशील और विशेष उपबंध दिया गया है, जबकि 22 में संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन से संबंधित बातें दी गई हैं। तो एक बार आपसे मेरा रिक्वेस्ट होगा कि पूरा का पूरा एक बार आप अच्छे से रिवीजन कर लेना, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से किस अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन दिया गया है? तो आप जानते हैं साथियों इसमें 12 अनुसूचियां हैं, जबकि मूल रूप से 8 थे। तो अब इनमें से कार्य कौन सी अनुसूची में ऐसा दिया हुआ है कि जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है उनमें राज्यसभा की सीटों का आवंटन? तो आप जानते हैं ये सारी घटना हमारी 4थी अनुसूची में होता है, और यहाँ से पता चलता है कि राज्यसभा में राज्यों की सीटें कितनी होनी चाहिए। तो मेरे भाई कुछ अनुसूचियां हैं उसे ध्यान देते हैं। संविधान की पहली अनुसूची में क्या दिया गया है? भारत के जो 28 राज्य हैं उनके नाम, और उनके जो न्यायिक क्षेत्र है वो जो हमारे यूनियन टेरिटरी हैं उनके नाम और उनकी सीमाएं, यानी राज्य और जो संघ राज्य हैं उनके बारे में उपबंध पहली अनुसूची में दिया गया है। यानी राज्य के नाम में अगर कोई चेंजेस वगैरह करते हैं तो पहली अनुसूची में हमें बदलाव करना पड़ेगा साथियों। दूसरा है कि कुछ पदाधिकारी होते हैं उनकी परिलब्धियों के बारे में, उनके भत्ते, उनके विशेषाधिकार, इससे संबंधित प्रोविजन दिया गया है। तीसरे अनुसूची में कुछ अधिकारी होते हैं उनसे शपथ लिए जाने का प्रावधान दिया जाता है। इसमें राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति नहीं शामिल है, ध्यान देंगे। चौथी जो है ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों के आवंटन के बारे में दिया गया है। जबकि 5वीं अनुसूची में देखिए जो अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र हैं इनके प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में उपबंध किया गया है, ठीक है। अगला, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में निम्नलिखित में से किस राज्य का नाम उल्लेखित नहीं है? तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे 6वीं अनुसूची में कारा उल्लेखित नहीं है, तो अरुणाचल प्रदेश का नाम साथियों उल्लेखित नहीं है। तो इस प्रकार से सही जवाब हो जाएगा आपका सी राइट आंसर। अब देखिए 6ठी अनुसूची में कौन कौन लोग आते हैं। तो 6ठी अनुसूची में जो असम है, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इनके, ठीक है, इन राज्यों के जो जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के बारे में उपबंध दिया गया है। तो ये हमसे बस यही पूछता है कौन सा राज्य इसमें नहीं आता है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। इन चारों के बाद जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 7वीं अनुसूची में आप जानते हैं 7वीं अनुसूची में जो है शक्तियों का विभाजन किया गया है। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के माध्यम से केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा किया गया है। 8वीं अनुसूची में आप जानते हैं 22 भाषाओं का यहाँ पर साथियों उल्लेख किया गया है। जबकि 9वीं अनुसूची में जो कि भू सुधार और जमींदारी प्रणाली के उन्मूलन से संबंधित है, राज्य विधानमंडल हो और अन्य मामलों से संबंधित संसद के अधिनियम विनियमन के संबंध में है। यानी भूमि, लैंड एक्विजिशन से लेकर के जितने भी मैटर आते हैं वो सारे के सारे 9वीं अनुसूची में आते हैं। अभी आगे चल के जब हम लोग फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे तो एक बार इस पर 9वीं अनुसूची पर चर्चा और अच्छे से की जाएगी, ठीक है। अगला, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों की निर्भरता के बारे में उपबंध किया गया है? तो एंटी डिफेक्शन लॉ वाला आपने पढ़ा होगा, दल बदल कानून, ठीक है। तो ये आप जानते हैं जो हमारी 10वीं अनुसूची है साथियों, इसके अंदर ये वाला प्रोविजन दिया गया है, दल बदल कानून के बारे में बताया गया साथियों। तो पहला हो जाएगा प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगर आप भी पहला चुन रहे हैं तो आपका हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। देखिए भारतीय संविधान की अनुसूचियों में बात करेंगे तो 10वीं अनुसूची यह दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों की निर्भरता के बारे में उपबंध करता है। जबकि 11वीं अनुसूची यह पंचायत जो होते हैं उनकी शक्तियां, उनके प्राधिकार, उनकी जिम्मेदारियों के बारे में है।
और इसमें जो है 29 सब्जेक्ट टोटल आते हैं। 12वीं अनुसूची की बात करेंगे तो नगर पालिकाओं की शक्तियां, उनके प्राधिकार और उनकी जिम्मेदारियों के बारे में है और इसमें जो है कुल 18 विषय आते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में से किस पदाधिकारी द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप संविधान की तीसरी अनुसूची में नहीं दिया गया है। देखिए, अभी तक आपने देखा था कि अधिकारियों के जो शपथ लिए जाते हैं उनके प्रारूप वगैरह तीसरी अनुसूची में दिया जाता है, पर अभी सवाल कर रहा है कि भाई कौन ऐसा है जिसका शपथ जो है वो तीसरी अनुसूची में नहीं है। तो भाई साहब, जो राष्ट्रपति हैं इनका शपथ तीसरी अनुसूची में नहीं दिया गया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सही जवाब बी। अब कौन कौन लोग हैं इनका नाम आपको याद रखना होगा, क्योंकि अभी तक तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा चुका है शपथ कहाँ पे है, पर अभी क्वेश्चन अपडेट करेगा और कहेगा निम्नलिखित में से किस अधिकारियों के शपथ के बारे में उपबंध दिया गया है। इनमें से कोई नाम देगा, आपको चुनना होगा, तो इनका नाम आप याद रख लेना। जैसे जो संघ के मंत्री होते हैं, जैसे जो हमारे मंत्रिपरिषद के मंत्री हैं, जो जैसे मान लीजिए कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो मंत्रिपरिषद बनी है, वो सारे लोग शपथ लेते हैं, तीसरी अनुसूची में उसका प्रारूप दिया है उसके अनुसार। जो संसद के सदस्य होते हैं, मेरे भाई बात वही है, संसद के अन्य जो सदस्य होते हैं उनको भी जो है शपथ लेना पड़ रहा है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं इंक्लूडिंग मुख्य न्यायाधीश आल्सो, ठीक है, वो भी, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक साहब, इनके बारे में भी वही मैटर है। राज्य के मंत्री, राज्य विधानमंडल के सदस्य, जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं ये, तो भैया इन सबके प्रारूप अगर आप देखेंगे तो वो तीसरी अनुसूची में दिए गए हैं कि भाई आप कैसे शपथ लेंगे, क्या बोल के आप शपथ लोगे। ठीक है, अगला, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उपबंध निम्नलिखित में से किस देश से हमने लिया है। तो आप जानते हैं भारतीय संविधान का बड़ा भाग कई सारे देशों से लिया गया है ताकि हम एक अच्छा बेहतर संविधान बना पाए। तो इसमें जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया की बात होती है, यह जो है हम साउथ अफ्रीका के संविधान से लेते हैं, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लेते हैं कि भाई संविधान संशोधन के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए। तो बी हो जाएगा प्रश्न का सही जवाब। और उसके साथ साथ हमने राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन की क्या पद्धति है, वो बात भी हमने साउथ अफ्रीका से सीखी। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने समवर्ती सूची का विषय लिया, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों लोग कानून बना सकते हैं। हमने ऑस्ट्रेलिया से व्यापार, वाणिज्य और समागम जैसी चीजों को लिया। हमने स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान, ठीक है, मतलब ये व्यापार, वाणिज्य, समागम की जो स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान है, ये भी हमने कहाँ से लिया, ऑस्ट्रेलिया से लिया हुआ है। ठीक है, फ्रांस के संविधान से हमने गणतंत्रात्मक व्यवस्था को लिया, साथ ही प्रस्तावना में वर्णित समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का सिद्धांत, ये भी हमने फ्रांस के संविधान से लिया है। जर्मनी से हमने आपातकालीन जो इमरजेंसी का प्रोविजन है वो उठाया है, जबकि जापान से हमने विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया यानी आर्टिकल 14 का जो उपबंध है वो हमने देखा कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, हालांकि आर्टिकल 14 का प्रोसेस नहीं होगा, लेकिन जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया शब्द है ये सब मान के चलिएगा वो जापान के संविधान से उठाया गया। अगला, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध अमेरिका के संविधान से लिया गया है, यानी यूएसए से हमने क्या चीज लिया है। तो आप जानते हैं फंडामेंटल राइट तो हमने लिया ही लिया है, इसके साथ जो हमारे पास जो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति होती है, ठीक है, जो जुडिकल रिव्यू करने की जो पावर होती है वो भी हमने लिया है। स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रोविजन भी हमने लिया है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा प्रश्न का साथी डी। ये सारे उपबंध हमने यूएसए के संविधान से लिया है, यानी अमेरिका के संविधान से लिया है। और क्या क्या जो प्रस्तावना के शब्द हैं वो भी, और क्या क्या लिए हैं, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया, ये जो प्रोसेस है ये भी हमने कहाँ से लिया हुआ है, तो यूएसए से लिया हुआ है। राष्ट्रपति पर आर्टिकल 61 का जो प्रोविजन है महाभियोग लगाना, ये भी हमने यहीं से लिया हुआ है। लोक जनहित याचिका जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है यानी PIL है, आगे चल के हमारे सिलेबस में भी है, वो भी हमने कहाँ से लिया, यूएसए से लिया। न्यायिक पुनरावलोकन अभी आपने देखा वो चीज दिया हुआ है। उपराष्ट्रपति का जो पद है यानी जो आपका उपराष्ट्रपति का जो पद है वो भी हमने कहाँ से लिया है, अमेरिका के संविधान से साथियों लिया हुआ है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ लिखा है देश और वहां से लिया गया है विहित संविधान, मतलब हमने क्या उपबंध लिए हुए हैं। ब्रिटेन से राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति ली गई है। कहा कि आयरलैंड से अपने राज्य के नीति से तत्व लिया हुआ है। फिर आगे कहा कि आपने ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची ली हुई है। फिर आगे कहा कि जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, लेकिन ब्रिटेन से हम राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति की बात नहीं उठाए हुए हैं साथियों। तो इस प्रकार से सही आंसर आपका हो जाएगा पहला ही, ये हो जाएगा आपका इस प्रश्न का सही जवाब। अब देखिए ब्रिटेन से हमने क्या क्या चीजें ली हुई है। पहली बात तो रूल ऑफ लॉ जो विधि का शासन है, यानी आर्टिकल 14 में जो दिया हुआ है
विधि की जो शासन है यानी आर्टिकल 14 की पहली बात है, विधि का शासन ये, विधि का सम्यक प्रक्रिया वो अमेरिका से, लेकिन विधि का शासन ये। इन सब पर डिटेल में चर्चा होगी, घबराइएगा मत, ठीक है। संसदीय शासन प्रणाली, जो हमारे यहाँ संसदात्मक शासन प्रणाली है वो। एकल नागरिकता, ये भी ब्रिटेन से लिया गया है हमने। द्विसदनीय व्यवस्था, विधि निर्माण की जो प्रक्रिया है, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीतने का निर्णय है। विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका, संसदीय विशेषाधिकार, ये सब कुछ कहां से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से साथियों लिया गया है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध कनाडा के संविधान से लिया गया है? कनाडा से हमने क्या लिया हुआ है? तो अगर आप देखेंगे ध्यान से तो इनमें से कनाडा से आपने क्या लिया है? तो दूसरा तीसरा तो होगा नहीं, लेकिन सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था का जो प्रोविजन है यह हमने कनाडा से लिया हुआ है। तो ये हमने कनाडा संविधान से लिया है, एक सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। ये केंद्र भले ही सशक्त है लेकिन फेडरल सिस्टम हमारे यहाँ है, तो ये हमने कनाडा से लिया। यानी सही जवाब हो जाएगा प्रश्न का ए, पहला होगा राइट आंसर, ठीक है। और क्या क्या हमने लिया है कनाडा से? तो भैया देखिए, शक्तियों का वितरण करेंगे और अवशिष्ट शक्तियां जो होंगी वो केंद्र में निहित होंगी। राज्यों में राज्यपाल की केंद्र के द्वारा नियुक्ति करने का प्रोविजन। उच्चतम न्यायालय का जो परामर्शी न्याय निर्णय है ये भी। संघात्मक विशेषताएं, ये सारे उपबंध कहां से लिए गए? कनाडा के संविधान से लिए गए हैं, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कार्य संविधान सभा द्वारा नहीं किया गया था? यानी कौन सा काम संविधान सभा नहीं किया था? करा कि इसने राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का अनुमोदन किया था, बिल्कुल सही है। 1949 में राष्ट्रध्वज को अंगीकृत किया था, ये बात भी सही है। इसने देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को चुना था, नहीं ये वाला काम नहीं किया गया था। राष्ट्रपति को चुन लिया गया था साथियों, आप जानते हैं, तो ये वाला काम नहीं किया गया था। ये जब चुनाव हो जाता तब ये काम होता है। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अंगीकृत किया था, ये बात सही है, ये सारी बातें सही हैं। लेकिन एक बात जो सही नहीं है, करा कि नहीं किया गया था, वह तीसरा वाला काम नहीं किया गया था। तो नहीं किया गया था ऐसा ऑप्शन में होगा, नहीं किया गया था। तो केवल एक ही विकल्प है जो नहीं किया गया था, यहाँ पे यही जवाब होना चाहिए था, ठीक है। और कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन में नहीं बनाया गया है। तो याद रखिएगा, यहाँ पे दे रखे थे कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य संविधान सभा द्वारा किया गया था, तो यहाँ पे काट दीजिए, नहीं शब्द आप काट दीजिए। तो कौन सा कार्य किया गया था इसे थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो पहला, दूसरा और चौथा काम, यही सोचकर ये क्वेश्चन बना हुआ होगा। डी हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर, पहला, दूसरा और चौथा, पहला, दूसरा और चौथा, ठीक है। यहाँ पे देखिए वही सोच करके बना गया था। देखिए संविधान सभा क्या क्या काम करती है इसको थोड़ा सा देख लेंगे। तो पहली बात तो वो कानून बनाती है और कानून को लागू करती है, आप सभी को पता है ये काम उसका था संविधान सभा का। मई 1949 में इसने राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया था। 22 जुलाई 1947 को इसने राष्ट्रध्वज को अपनाया था। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को इसने अपनाया, और इसी समय इसने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना था। तो ये काम सब संविधान सभा के द्वारा किया गया, आपको याद रखना होगा, क्योंकि वर्ष 2021 में यूपीएसआई में ये सवाल पूछा भी गया है। अगला, संविधान सभा को सबसे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का सही मतलब कौन सा कथन सही है। संविधान सभा को संविधान को अंतिम रूप देने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा, ये बात तो सही है, इतना समय लगा था, तथा इसमें लगभग में 120 लाख रुपए खर्च आए थे। नहीं भैया, इतना ज्यादा नहीं, ये बहुत ज्यादा हो गया, तो ये गलत हो गया। संविधान सभा के अंतिम सत्र का आयोजन 24 जनवरी 1950 को किया गया था। अब आपसे पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, तो पहले का तो ऐसे गलत हो गया। तो बच्चा केवल 2 आपका इस प्रश्न का राइट आंसर, यानी बी हो जाएगा आपका सही जवाब, करेक्ट आंसर, ठीक है। अब देखिए, भारतीय संविधान के निर्माण में आपको पता है एसआई में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा, इसके लिए कुल 11 बैठकें होती हैं। हालांकि एक अंतिम बैठक भी होती है जो कि 24 जनवरी को होती है साथियों, ठीक है। पर 11 बैठक मान जाती है, अगर ऑप्शन में 12 होगा तो 12 मानना, लेकिन यकीनन अगर 11-12 दोनों होगा तभी 11 मार देना, ठीक है। और अगर फिर भी एग्जाम में गलत कर देगा तो फिर बवाल हो जाएगा। कितना पैसा खर्च हुआ था? लगभग में 64 लाख रुपए खर्च हुए साथी। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है। 26 जनवरी 1950 से, अब सोचिए 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हो गई तो क्या संविधान सभा खत्म हो गया? तो नहीं भाई, तब क्या होगा, संविधान सभा 26 जनवरी 1950 से लेकर के 1952 तक साथियों, जब तक चुनाव नहीं हो जाता है तब तक अंतरिम संसद के रूप में काम करता है। और ये सवाल घोर के पी जाओ, ये सवाल एकदम स्टेटमेंट को एकदम रट लो, ठीक है।
स्पष्ट है कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाया गया था, मतलब भारतीय संविधान को लागू किया गया था, जबकि पूरी तरह से लागू होता है आप जानते हैं 26 जनवरी 1950 को। अगला 1946 के कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित एक संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को तैयार किया गया था। इस संविधान सभा में संविधान तैयार करने के लिए कितनी समितियां थी? देखिए वैसे छोटी बड़ी बड़ी समितियां बहुत ज्यादा थी, पर इनमें कुछ 13 ऐसी समितियां थी जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। तो हमारे प्रश्न में ऐसा ही ये पूछना चाह रहा है कि कितनी समितियां थी, तो 13 समितियां थी जो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट थी और उनके अध्यक्ष भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसका आप करिए स्क्रीनशॉट और ये रहा आपका 13 समितियां और उसके अध्यक्ष रट लीजिएगा। पहली समिति प्रक्रिया विषयक नियम समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष। वित्त स्टाफ समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष। राष्ट्रीय ध्वज संबंधित तदर्थ समिति, डॉक्टर जो है राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। फिर इसके बाद प्रत्यय पत्र संबंधी समिति, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर साहब, इनका नाम थोड़ा सा याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर इसके बाद आवास समिति, बी पट्टाभी सीतारमैया। कार्य संचालन समिति, के एम मुंशी साहब, बहुत खतरनाक लोग। संविधान सभा के कार्यकारिणी संबंधित समिति, गणेश वसुदेव मावलंकर, जीवी मावलंकर साहब। राज्यों से संबंधित समिति, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक एवं जनजातीय और अपवर्जित क्षेत्रों से संबंधित सलाहकार समिति, वल्लभ भाई पटेल जी। संघीय शक्ति संबंधी समिति, नेहरू जी। संघीय संविधान संबंधी समिति, नेहरू जी। प्रारूप समिति, अम्बेडकर जी। एक बार में किसी को नहीं याद होता, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 3-4 बार इसको लिखिएगा, याद हो जाएगा। अगला, संविधान सभा अपनी बैठक से पूर्व ब्रिटिश सरकार से इजाजत लेती थी, मतलब कथन दिया गया है। ग्रेनविल ऑस्टिन ने संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय कहा। देखिए आलोचना अगर देखा जाएगा तो आलोचकों ने ये बात कही हुई है कि जो संविधान है हमारी संविधान सभा, यह जो संविधान सभा है साथियों, वह एक संप्रभु निकाय नहीं थी, मतलब जो भी कर रही थी खुद से नहीं कर रही थी। पहली बात तो इन्होंने कहा कि देखो जो कैबिनेट मिशन ने प्रारूप दिया था ये उसके आधार पर काम किया है, अपनी मर्जी से इसने कुछ नहीं कहा। आलोचकों का ये कहना है कि कैबिनेट मिशन ने जो कहा था उसी की बात पर ये सारा सिस्टम बन रहा है, अपना इसके पास खुद का कोई वजूद नहीं है ना। आलोचकों ने यह भी कहा कि जब संविधान सभा को बैठना होता था तो ब्रिटिश सरकार से इसकी इजाजत लेती थी, तो इस कार्ड से ये जो है स्टेटमेंट सही है, क्योंकि आलोचकों का ये कहना है, तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन हमारे लिए सही है। दूसरा कह रहा है कि ग्रेनविल ऑस्टिन ने संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय कहा हुआ है, ये वाला स्टेटमेंट भी सही है, यानी सी सही हो जाएगा। पहला दूसरा दोनों के दोनों एक मिनट साथियों, ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा हिंदुओं का निकाय, माफ करिएगा मैं भी थोड़ा सा, हिंदुओं का निकाय ऑस्टिन साहब ने नहीं कहा। तब किसने कहा था कि संविधान सभा जो है एक हिंदुओं का निकाय है? तो एक विस्काउंट करके एक मतलब व्यक्ति थे, ठीक है, इनका नाम था लॉर्ड विस्काउंट, इनका नाम लिखेंगे लॉर्ड विस्काउंट। तो लॉर्ड विस्काउंट ने ये कहा कि एक हिंदुओं का निकाय था, तो इस वजह से ये वाला भी आपका गलत हो जाएगा, केवल एक होगा शायद इस प्रश्न का राइट आंसर, यानी पहला हो जाएगा आपका सही जवाब। देखिए संविधान के आलोचक कहते हैं कि संविधान सभा एक प्रतिनिधि सभा नहीं थी, क्योंकि इसके सदस्यों का चुनाव भारत के लोगों द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ था। संविधान सभा एक संप्रभु निकाय नहीं थी, क्योंकि इसका निर्माण ब्रिटिश सरकार के प्रस्तावों के आधार पर, जैसा आपने देखा कैबिनेट मिशन योजना का प्रस्ताव, उसके आधार पर हुआ। सभा अपनी बैठक से पहले ब्रिटिश सरकार के से इजाजत लेती थी, ऐसा आलोचक मानते हैं। लॉर्ड विस्काउंट कहते हैं कि संविधान सभा हिंदुओं का निकाय है, इसमें अल्पसंख्यक वगैरह कुछ है ही नहीं। जबकि ग्रेनविल ऑस्टिन कहते हैं कि संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है, और कह रहे हैं कि सभी ही कांग्रेस हैं और कांग्रेस ही भारत है। ये स्टेटमेंट ग्रेनविल ऑस्टिन ने दिया, रट जाइए एक एक स्टेटमेंट को, क्योंकि पिछली बार स्टेटमेंट से खूब सवाल आया हुआ है साहब, है ना। तो भैया रट्टा मान लीजिए, एकदम से इसको रट लीजिएगा। और अगला टेस्ट आपका मौलिक अधिकार का होगा, इस बात को भी आप थोड़ा सा ध्यान रख लें। अगला, करा के निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा के बारे में सही है? पहला, संविधान का मसौदा तैयार करना ही संविधान सभा का एकमात्र कार्य था। एक बार जब संविधान अस्तित्व में आता है तो संविधान सभा भंग कर दी जाती है। जाहिर सी बात है, जब संविधान बन जाएगा तो काहे हम संविधान सभा बनाएंगे? मेरे भाई दूसरा स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगी, सी हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर, यानी सही जवाब, ठीक है। देखो बात करेंगे हम संविधान सभा को लेकर के, तो यह एक ऐसी सभा होती है जिसे किसी देश के संविधान का मसौदा तैयार करने या उसे संशोधित करने के लिए चुना जाता है, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि यह चुने हुए प्रतिनिधियों का निकाय होता है जो संविधान बनाने या उसमें बदलाव करने का काम करते हैं, वही बात है। संविधान सभा का प्रमुख और एकमात्र कार्य होता है कि संविधान का मसौदा तैयार करेंगे
जब संविधान अस्तित्व में आ जाता है तो इस सभा को क्या कर दिया जाता है, भंग कर दिया जाता है। भारत में भी हुआ, लेकिन भारत में आप जानते हैं संसद के रूप में वो अंतरिम संसद के रूप में काम करती है। हमारी संविधान सभा 26 जनवरी 1950 से 1952 तक, ठीक है, 1952 तक, जब तक चुनाव नहीं हो जाता तब तक, ठीक है। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही विकल्प का चयन कीजिए। HBR अयंगर को संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया था, ठीक है। दूसरा, प्रेम बिहारी नारायण राय जादा भारतीय संविधान के प्रमुख सुलेखक थे। अब देखिए ये दोनों स्टेटमेंट आपके बिल्कुल सही है, क्योंकि आप जानते हैं HBR अयंगर ये संविधान सभा के सचिव थे, बिल्कुल सही है। और प्रेम बिहारी नारायण राय जादा या भारतीय संविधान के प्रमुख सुलेखक हैं, ये बात भी सही है। तो सी वाला स्टेटमेंट आपका हो जाएगा यहाँ पर सही जवाब, राइट आंसर, ठीक है। आप जानते हैं सर BN राव संवैधानिक सलाहकार थे। आप जानते हैं HBR अयंगर ये संविधान सभा के सचिव थे। LN मुखर्जी ये मुख्य प्रारूपकार थे, यानी चीफ ड्राफ्टमैन थे। जबकि प्रेम बिहारी नारायण राय जादा यह जो है भारतीय संविधान के सुलेखक हैं। इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही विकल्प का चयन कीजिएगा। भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है, क्या ये बात सही है? तो सही है। भारत का संविधान ना तो लचीला है और ना ही कठोर है, बल्कि यह इन दोनों का मिलाजुला रूप है, बिल्कुल सही है। और आप भी करेक्ट आंसर मारे होंगे सी, मुझे यकीन है। अगला, भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। आप जानते हैं मूल संविधान में एक प्रस्तावना थी, 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे, 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान समय में आप देखेंगे एक प्रस्तावना, लगभग 470 अनुच्छेद, 25 भाग हो चुके हैं और 12 अनुसूचियां हैं। अम्बेडकर जी ने कहा था कि भारत के संविधान का निर्माण विश्व के विभिन्न संविधानों को छानने के बाद किया गया है। भारत का संविधान ना तो लचीला है और ना ही कठोर है, बल्कि यह दोनों का मिला जुला स्वरूप। चलिए अगला करते हैं। कहा कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण उसके एकात्मकता स्वरूप को प्रदर्शित करता है? एकात्मक स्वरूप को प्रदर्शित करता है, इसका मतलब यह सिंपल सी बात है कि कौन सा सिर्फ एक को, यानी केंद्र को मजबूत बना देता है। कौन सी ऐसी बात है जो भारत सरकार के केंद्र को मजबूत बना देता है, मतलब उसमें राज्य बेचारे थोड़ा सा मजबूर हो जाते हैं, ऐसा कौन सा बात? तो एक सशक्त केंद्र। आप जानते हैं हमारा जो केंद्र है वो सशक्त है, कई मामलों में भारी पड़ जाता है, राज्य को नहीं समझ में आती है तो बवाल हो जाता है केंद्र राज्य के बीच में। संविधान का हमारे लचीलापन ये भी उसकी एकात्मकता को बताता है। एकीकृत न्यायपालिका है, ठीक है, एक ही सर्वोच्च न्यायालय, संविधान की सर्वोच्चता, ये सब कुछ जो है एकात्मक स्वरूप को प्रदर्शित करते हैं। चारों स्टेटमेंट आपके सही हैं, डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अब देखिए एकात्मक और संघात्मक रट लीजिएगा, सवाल यहां से पेपर में आएगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। देखिए भारतीय संविधान का संघीय लक्षण क्या है कि हमारे यहाँ दो सरकारें हैं, केंद्र पर भी राज्य पर भी। हमारे यहाँ शक्तियों का विभाजन कर दिया गया है, ये संघीय लक्षण है। हमारे यहाँ लिखित संविधान है, सबका योगदान बराबर, ये संघीय लक्षण है। संविधान की सर्वोच्चता, ठीक है, हमारे यहाँ संविधान की सर्वोच्चता है, ठीक है। अच्छा एक मिनट, ऑप्शन में शायद साथियों ये भी दिया हुआ है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। देखिए संविधान की सर्वोच्चता ये हमारा संघीय लक्षण होता है, जबकि संविधान का लचीलापन होना यह जो है एकात्मक लक्षण होता है। तो अगर आप ध्यान रखेंगे संविधान का लचीलापन होना ये एकात्मक लक्षण होता है, जबकि संविधान की सर्वोच्चता ये संघीय लक्षण है। और मुझे लग रहा है कि ऑप्शन में ये दोनों दिए हुए हैं, तो एक मिनट रुक जाइएगा, नहीं तो गलती हो जाएगी भाई। चौथा भी देखिए ये दिया हुआ है, तो ये हमारा संघीय लक्षण में आ जाएगा, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, संघीय लक्षण हो जाएगा। जबकि संविधान का लचीलापन ये जो है सही है, सशक्त केंद्र सही है, ये 1 2 3 होगा इसका विकल्प का, माफ करिएगा, गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है, सी हो जाएगा प्रश्न का सही जवाब, यानी राइट आंसर, ठीक है। और इसे सी ही दिया हुआ है, वहां पे गलत कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इसे हटा देंगे, बस मिस्टेक ना हो। देखिए भारतीय संविधान का संघीय लक्षण कौन सा है? तो हमने देखा दो सरकारें, शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता। इसमें पहले भी कंफ्यूजन हुआ था, इस बार भी यही हो रहा है, तो आप इसे सही कर लीजिएगा। संविधान का लचीलापन, अब ये कभी गलत नहीं होगा, ठीक है, ये एकात्मक है और वह संघीय है। संविधान की कठोरता, स्वतंत्र न्यायपालिका, द्विसदनीयता ये, जबकि एक सशक्त केंद्र और एक संविधान, एकल नागरिकता, ये सब एकात्मक लक्षण का है। एकीकृत न्यायपालिका, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, अखिल भारतीय सेवाएं, आपातकालीन प्रावधान, ये सब एकात्मकता के लक्षण हैं। प्लीज आप एक बार इसको सही कर लेना, बाकी वो आंसर की मैं सही करवा दूंगा। अगला, निम्नलिखित में से किसने संविधान की आलोचना करते हुए कहा था कि हम वीणा या सितार का संगीत चाहते थे, लेकिन यहाँ हम एक इंग्लिश बैंड का संगीत सुन रहे हैं? ऐसा इसलिए कि हमारे संविधान निर्माता होना चाहिए था, हमारे संविधान निर्माता उसी प्रकार से शिक्षित हुए हैं। ये स्टेटमेंट आलोचना के बारे में कहा गया है, और इसकी आलोचना किसने करी हुई है?
तो संविधान सभा के एक मेंबर हुआ करते हैं जिनका नाम है के हनुमंतय नाथ। तो के हनुमंतय साहब ने ये बात कहा है कि आप देखो, हम क्या चाहते थे, हम वीणा या सितार के संगीत चाहते थे, लेकिन यहाँ हम एक इंग्लिश बैंड के संगीत सुन रहे हैं। ऐसा इसलिए कि हमारे संविधान निर्माता उसी प्रकार से शिक्षित हुए। तो साथियों, करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। अब देखिए, कुछ स्टेटमेंट है, आपको इसे याद रखना होगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है साथी। एन श्रीनिवासन कहते हैं कि भारतीय संविधान भाषा और वस्तु दोनों ही तरह से 1925 के अधिनियम की नकल है, ऐसा श्रीनिवास जी कहते हैं। आइवर जेनिंग कहते हैं कि संविधान भारत सरकार अधिनियम 1935 से सीधे निकला है, जहां से वास्तव में अधिकांश पाठ सीधे उतार लिया गया है, ऐसा आलोचक मानते हैं। पी.आर. देशमुख कहते हैं कि संविधान अनिवार्यतः भारत सरकार अधिनियम 1935 ही है, बस वयस्क मताधिकार इसमें जोड़ दिया गया। ये तीनों लोग 1935 के बारे में पीटते हैं, ठीक है, प्रारूप समिति को, कि आपने ये चीजें किया हुआ है। के हनुमंतय साहब क्या बोलते हैं, ये कहते हैं कि हम बीड़ा या सितार का संगीत चाहते थे, लेकिन यहाँ हम एक इंग्लिश बैंड की ध्वनि सुन रहे हैं। ऐसा इसलिए कि हमारे संविधान निर्माता उसी प्रकार शिक्षित हुए थे। लोकनाथ मिश्र जी कहते हैं कि पश्चिम का दशावत अनुकरण नहीं है, बल्कि पश्चिम का दशावत आत्मसमर्पण है। ये हमारा भारतीय संविधान यानी पश्चिमी देशों के प्रति आत्मसमर्पण किया हुआ है और कुछ नहीं है। लक्ष्मी नारायण साहू जी कहते हैं कि जिन आदर्शों पर यह प्रारूप समिति गढ़ा गया है, भारत की मूलभूत आत्मा उनमें प्रकट नहीं होती है। यह संविधान उपयुक्त सिद्ध नहीं होगा और लागू होने के फौरन बाद टूट जाएगा, जैसा कि 1951 में आपने देखा पहले अमेंडमेंट जो है इसमें कर देना पड़ा साथियों। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से किस न्यायविद ने संविधान की प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा? पता नहीं क्या हो गया था 2021 में यूपी दरोगा भर्ती में इतनी बार यह सवाल पूछा गया, हर बार भाई साहब पूछते थे कि संविधान का परिचय पत्र किसने कहा। इतनी मोहब्बत हो गई थी कि मतलब पूछिए मत। तो भैया याद रखिएगा कि एक व्यक्ति हुए थे जिनका नाम है मतलब NN पालकी वाला, बहुत बड़े वकील है साहिब, और इन्होंने जो है संविधान का परिचय पत्र कहा था प्रस्तावना को, और 2021 में खूब झूम झूम के ये क्वेश्चन एग्जामिनर ने हमसे पूछा दरोगा भर्ती में। कुछ स्टेटमेंट है जो प्रस्तावना के बारे में पक्का है पूछा जाएगा, इसको रट के जाना। पालकी वाला ने क्या बोला, संविधान का परिचय पत्र। अल्लादे कृष्ण स्वामी अय्यर भाई साहब इसको तो मतलब खुद पूछे हैं 21 में। इन्होंने संविधान के कहा कि संविधान की जो प्रस्तावना है हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। ऐसा के मुंशी साहब ने कहा कि प्रस्तावना हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है, और ये भी ऐसा इन्हें खूब पूछा। पंडित ठाकुरदास भार्गव ने कहा कि प्रस्तावना संविधान सभा की सबसे सम्मानित भाग है, यह संविधान की आत्मा है, यह संविधान की कुंजी है, यह संविधान का आभूषण है, यह एक उचित स्थान है जहां कोई भी संविधान का मूल्यांकन कर सकता है। देखिए गलती कैसे हो जाएगा, लोग सोचेंगे अंबेडकर जी ने कहा है कि संविधान की आत्मा, लेकिन अंबेडकर जी आर्टिकल 32 को कहते हैं, अनुच्छेद 32 को, है ना, पर ये सात प्रस्तावना को कहे हैं। बस इतना याद रखना, वहां पे हम लोग अंबेडकर साहब को मार के आएंगे जो गलत हो जाएगा। पंडित ठाकुरदास भार्गव को मार के आना है जब बात प्रस्तावना की होगी, लेकिन जब बात आर्टिकल 32 की आ जाएगी तब हम वहां श्री अंबेडकर जी को सिलेक्ट करके आएंगे। अगला, संविधान सभा के उस सदस्य का नाम बताइए जिन्होंने कहा कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में उन बातों को अभिव्यक्त किया गया है जिनके बारे में हमने सोचा था या इतने लंबे समय से जिनका सपना देखा था। ये भैया यूपी दरोगा भर्ती 2021 का किसी सेट का क्वेश्चन है, मुझे इतना याद है। तो कौन कहा था? अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर साहब ने ये बात कही थी। अभी ऊपर भी हमने चर्चा इसके बारे में किया, तो डी हो जाएगा आपका इस प्रश्न का सही जवाब। अब देखिए, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर साहब करते हैं क्या कि हमारे संविधान की जो प्रस्तावना में उन बातों को अभिव्यक्त किया गया है, मतलब प्रस्तुत किया गया है जिनके बारे में हमने सोचा था या इतने लंबे समय से जिनका सपना हमने देखा था। सर अर्नेस्ट बर्कर कहते हैं कि यह संविधान का कुंजी नोट है, और भैया एसआई वाले 2021 में इस पर कूद पड़े थे और खूब जोर जोर के प्रश्न पूछे, किसने कहा कुंजी नोट, किसने कहा कुंजी नोट। और लोग जो है आस्टीन साहब को लगा के आ रहे थे, पर जो 21 में ज्वाइन किया था इजी एग्जाम हमारा चैनल, वो एकदम अच्छे से दबा के मार के आ रहा था भैया सर अर्नेस्ट बर्कर, है ना। आप पर भी लगा के आना। इस बार का सवाल नोट कर लो, यही आएगा पेपर में, कोई ना कोई सेट बजा के जाएगा। के एम मुंशी, इन्होंने कहा कि हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की कुंडली है कौन? प्रस्तावना, यानी उद्देशिका संविधान की राजनीतिक कुंडली है। ये दोनों स्टेटमेंट थोड़ा याद रखना, एक के बात है, और ये इनका संबंध है के एम मुंशी से, और ये लिख लो पेपर में आ गया। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बेरूबाड़ी संघ मामला 1960 में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। ये बात तो सही है।
केशवानंद भारती मामले 1973 में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि संविधान का भाग है, इसमें संशोधन भी किया जा सकता है, लेकिन मूलभूत ढांचे में संशोधन नहीं हो सकता। ये बात भी सही है। एलआईसी ऑफ इंडिया मामले 1995 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। नहीं भाई, इनमें तो इन्होंने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का आंतरिक भाग है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। कह रहा कि कौन सा सही है, तो पहला और दूसरा सही है। जवाब होगा आपका प्रश्न का बी राइट आंसर। अगला सवाल देखेंगे। कह रहे हैं बेरूबाड़ी संघ मामले 1960 प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। केशवानंद भारती मामला 1973, ठीक है, प्रस्तावना संविधान का एक भाग है। एलआईसी मामला, इसमें देखेंगे कह रहा कि एलआईसी मामला, इसमें कहा गया प्रस्तावना संविधान का आंतरिक हिस्सा है। याद रखिए न्यायालय ने कहा है क्या क्या कहा है कि प्रस्तावना ना तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है और ना ही उसकी शक्तियों को प्रतिबंधित लगाने वाला। यह गैर न्यायिक है, अर्थात इसकी न्यायिक व्यवस्थाओं को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। बस एक प्रकार से समझिएगा संविधान को सजाने के लिए प्रस्तावना है, एक आईने की तरह प्रस्तावना है बस। अगला, प्रस्तावना के अनुसार भारतीय संविधान अपना अधिकार किससे प्राप्त करता है? तो आप जानते हैं प्रस्तावना कहता है कि सारी की सारी शक्तियां जो है वो भारत की जनता से है, सबको मिलेगी। तो इस प्रकार से सही जवाब हो जाएगा प्रश्न का ए साथियों। भारत की जनता से प्रस्तावना जो है वो अधिकार अधिग्रहित करती है, यानी प्राप्त करती है। तो ए हो जाएगा आपका इस प्रश्न का सही जवाब। ठीक है, देखिए प्रस्तावना में 4 मूल तत्व दिए गए हैं। वो कहता है कि संविधान के अधिकार का स्रोत क्या है, और प्रस्तावना कहता है कि भाई भारत की जनता ही संविधान के अधिकार का मूल स्रोत है। कहता है कि भारत की प्रकृति कैसी है, प्रस्तावना कहता है कि भारत एक संप्रभु राज्य है, मतलब आजाद है, समाजवादी है। और कैसा समाजवादी, आगे चल के चर्चा होगी। धर्मनिरपेक्ष राज्य है, लोकतांत्रिक राज्य है, गणतांत्रिक राज्य है। इसका उद्देश्य कहता है संविधान का उद्देश्य क्या है, तो प्रस्तावना कहता है कि न्याय दिलाएंगे, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व, ये सब जो है 4 उद्देश्य हैं। संविधान लागू होने की तिथि क्या है, तो प्रस्तावना कहता है 26 नवंबर 1949 को संविधान लागू किया गया है। अगला, 26 नवंबर 1949 को गृहीत मूल संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस शब्द का उल्लेख नहीं था? आप जानते हैं 3 शब्द जो है बाद में जोड़ा गया था साथियों। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 1976 में 3 शब्द जोड़ा गया, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो यहाँ पे ये मूल संविधान में नहीं था, ये जो है जोड़ा गया बाद में। तो भैया डी हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर। और कब जोड़ा गया, तो आपको सर 42वां अमेंडमेंट एक्ट 1976 में ये बात जोड़ी गई थी। क्या मेरी बात समझ में आ गई सब, है ना? चलो सब बढ़ते हैं अगला सवाल। प्रस्तावना में संशोधन, अब तक प्रस्तावना में केवल एक के बार संशोधन किया गया है, वो भी कब? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। और प्रस्तावना संशोधन करके समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द इसमें जोड़ा गया है। बेरूबाड़ी संघ मामला 1960, उच्चतम न्यायालय ने इसमें व्यवस्था दी थी कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, अतः इसमें संशोधन किया जा सकता है, लेकिन इसकी मूलभूत विशेषताओं में संशोधन नहीं किया जा सकता है। ये बात याद रखना, संशोधन तो कर सकते हैं लेकिन इसमें बेसिक चीजों में संशोधन नहीं होगा। अगला, प्रस्तावना में कौन सा शब्द दर्शाता है कि भारत ना तो किसी अन्य राष्ट्र के अधीन है और ना ही उपनिवेश है, बल्कि एक स्वतंत्र राष्ट्र है? तो प्रस्तावना के कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं जहां से सवाल पेपर में आते हैं। तो आप जानते हैं एक संप्रभु राज्य, जो संप्रभु शब्द है वो बताता है कि हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभुत्व, गणतंत्र, लोकतांत्रिक राज्य बनाएंगे। तो संप्रभु राज्य बनाएंगे, संप्रभु का ही मतलब साथियों यहाँ पे होता है कि भारत ना तो किसी अन्य राष्ट्र के अधीन है और न ही किसी का डोमेसियल है, मतलब कि किसी का डोमिनियन भी नहीं है, मतलब किसी का उपनिवेशी भी नहीं है, बल्कि एक स्वतंत्र राष्ट्र है। ये बात आपका संप्रभु शब्द बताता है, बी हो जाएगा राइट आंसर। और क्या होता है संप्रभु का मतलब, देखिए संप्रभुता का मतलब है कि भारत ना तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और ना ही किसी अन्य देश का डोमिनियन है, बल्कि एक स्वतंत्र राष्ट्र है। भारत के ऊपर कोई अन्य शक्ति नहीं है, यह अपने आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने के स्वतंत्र है। जैसे अभी आपने देखा सीज फायर जब हुआ है तो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि यार हमने करवाया सब कुछ, हालांकि भारत कह सकता था कि भाई देखो मैं अपना, चाहे मेरा आंतरिक मामला हो, अंदर की लड़ाइयां हो या मेरा बाह्य मामला हो, उसका निर्णय हम खुद लेंगे, अमेरिका से पूछने की जरूरत नहीं है। पर हमारे मोदी जी को यह बात कौन समझाए, समझना चाहिए था, पर वो बुद्धिमान है, वो कुछ भी कर सकते हैं। भारत का 1949 में भारत ने राष्ट्रमंडल की सदस्यता को स्वीकार किया। अब देखो सदस्यता का मतलब ये नहीं हो गया कि अब राष्ट्रमंडल जो कहेगा हम वो बात मानेंगे, लेकिन इसमें लोक कल्याण का हित छिपा होगा तब मानेंगे।
इसका मतलब ये नहीं है कि भारत के संप्रभुता को यह प्रभावित करेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अभी आप जानते हैं कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी ने मान लीजिए कोई ऐसा एक समझौता जारी किया और उस समझौते पर हमने हस्ताक्षर कर दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब हम यूएनडीपी के गुलाम हो गए। नहीं भाई, हमने कोई समझौता इसलिए हस्ताक्षर किया है क्योंकि वह विश्व की कल्याण के लिए है, और विश्व की कल्याण होगी तो भारत का भी इसमें कल्याण निहित होगा। तो इस तरह से कोई समझौता, कोई चीजें वो हमारी संप्रभुता को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसी प्रकार से 1949 में हमने राष्ट्रमंडल की सदस्यता ली, हमने संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन की सदस्यता ली, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब हम जो है उनके गुलाम हो गए। नहीं साहब, हम स्वतंत्र हैं, हमारा जब मन करेगा तो हम इसको भी छोड़ सकते हैं, जब मन करेगा तो हम इसको भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, एक संप्रभु राष्ट्र होने के नाते भारत किसी भी विदेशी सीमा का अधिग्रहण कर सकता है, ठीक है, या अपने सीमा का पक्ष छोड़ सकता है। जैसे आपने बेरूबारी मामले में देखा था, कुछ क्षेत्र हमने पाकिस्तान के पक्ष में यानी बंगाल के पक्ष में जो अभी समय चल रहा है उसके पक्ष में छोड़ा था, जबकि गोवा का आपने देखा था विलय जो है वो भी हमने, वो विदेशी क्षेत्र था वो भी हमने किया था। तो ये सब काम हम कर सकते हैं। ठीक है, अभी चाहे तो मोदी जी हालांकि करेंगे नहीं, पर पीओके को चाहे वो ले सकते हैं, इतना हुआ था तो चाहते कुछ भी कर देते हैं, पर अपनी राजनीति और देश की जनता अलग अलग है। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। भारतीय समाजवाद समृष्टित समाजवाद का उदाहरण है, क्या ये बात सही है? अगला, भारतीय समाजवाद मार्क्सवादी और गांधीवादी का मिला जुला रूप है, लेकिन गांधीवादी की तरफ ज्यादा झुकाव है, ये बात सही है। देखो यार, भारतीय समाजवाद कभी भी समृष्टित समाजवाद नहीं हो सकता, क्योंकि समृष्टित समाजवाद का मतलब समझिएगा पूंजीवादी समाजवाद होता है। सीधा मतलब है कि यह एक पूंजीवादी या साम्यवादी कह सकते हो, साम्यवादी कह सकते हो। ये क्या होता है, आप जानते हैं पूंजीवादी समाजवाद के पास क्या होता है कि इसमें जो आप प्राइवेट चीजें, निजी चीजें हैं, उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। सब कुछ जो है वो राष्ट्र के हाथ में होता है, यानी सरकार के पास होता है। तो भारत में ऐसा नहीं है, भारत में दोनों लोग काम कर रहे हैं। तो भैया ये वाला आपका गलत रहेगा, केवल बी हो जाएगा प्रश्न का सही जवाब। देखिए जरा, संविधान की प्रस्तावना में एक शब्द जोड़ा गया था समाजवाद। हालांकि हमारे जो डीपीएसपी में है वहां पे समाजवाद का झलक दिखता है, यानी राज्य के नीति ऐसे तत्व में समाजवाद जैसा चीज दिखता है, लेकिन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा समाजवाद शब्द यहाँ पे जोड़ दिया गया। लेकिन जो भारतीय समाजवाद है वह एक लोकतांत्रिक समाजवाद है, ना कि साम्यवादी समाजवाद। इसी साम्यवादी समाजवाद को हम राज्याश्रित समाजवाद भी कहते हैं। अब इस प्रकार के जो समाजवाद होते हैं, इसमें उत्पादन और वितरण के सभी संसाधनों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है और निजी संपत्ति का उन्मूलन कर दिया जाता है। अगर आपको आर्टिकल 38 याद हो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, डीपीएसपी का, तो कहता क्या है कि राज्य का कर्तव्य होगा कि उत्पादन और वितरण के साधनों का सम वितरण करे। आपको ध्यान होगा, अगर थोड़ा सा आगे हम पढ़ेंगे भी तो ये बात पहले से थी, लेकिन 42वें संविधान संशोधन में एकदम साफ जोड़ दिया गया समाजवाद जैसा शब्द। ठीक है, तो भाई हमारे यहाँ क्या है, लोकतांत्रिक समाजवाद है। इसमें क्या होता है, लोकतांत्रिक समाजवाद मिश्रित अर्थव्यवस्था में आस्था रखता है। इसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के साथ साथ मौजूद रहते हैं, मतलब ये दोनों क्षेत्र इसमें साथियों साथ साथ मौजूद रहते हैं। लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य होता है गरीबी, उपेक्षा, बीमारी, अवसर की असमानता को समाप्त करना, जो अभी सरकार का उद्देश्य है। भारतीय समाजवाद गांधीवादी और मार्क्सवादी का मिला जुला रूप है। हालांकि हमारे जो संविधान है, जो समाजवाद है, वह गांधीवादी की तरफ ज्यादा झुका हुआ है। भले इसमें मार्क्सवादी है, पर गांधीवादी की तरफ भी ज्यादातर झुका हुआ है। अगला कह रहा है कि 26 नवंबर 1949 को गृहीत मूल भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस शब्द का उल्लेख नहीं था? तो अभी तो वही वाला क्वेश्चन आ गया जो कुछ साल पहले भी ऊपर आया था, है ना। तो अगर आप देखेंगे तो पंथ निरपेक्ष, हालांकि यहाँ पे अगर अच्छा होता कि पंथ निरपेक्ष शब्द देता, पर अगर नहीं दिया तो धर्म निरपेक्ष भी हम मारेंगे सही, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को नहीं बल्कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया। तो डी हो जाएगा आपका सही जवाब, राइट आंसर साथी। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष शब्द, धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि देश के सभी धर्म समान हैं और उन्हें सरकार से समान समर्थन प्राप्त होता है, किसी के लिए विशेष कार्य सरकार नहीं कर सकती। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य व्यवस्था के लोकतांत्रिक लक्षण के स्वरूप हैं? कि हमारे यहाँ लोकतांत्रिक लक्षण है वयस्क मताधिकार, सामयिक चुनाव या कानून की सर्वोच्चता। तो ये बात आप जानते हैं साथियों, ये तीनों बातें ही एक लोकतांत्रिक लक्षण को इंडिकेट करते हैं। वयस्क मताधिकार हमारे यहाँ होता है, सामय से चुनाव होता है, कानून की सर्वोच्चता है, किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति की नहीं है। ये सारी की सारी चीजें जो है हमारे संविधान के लोकतांत्रिक लक्षण के बारे में प्रदर्शित करते हैं।
और भी कुछ चीजें होती हैं। देखिए, हमारे यहाँ लोकतांत्रिक गणराज्य, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि भारतीय संविधान में जो प्रतिनिधि होते हैं वो संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था है, जिसमें जो कार्यकारिणी है वो अपनी कार्य और सभी नीतियों के लिए विधायिका के प्रति जवाबदेह होती है। ठीक है, भारतीय राज्य व्यवस्था के लोकतांत्रिक लक्षण कौन कौन से हैं, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ वयस्क मताधिकार जैसा मैटर है, समय से चुनाव हो रहा है, कानून की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, भेदभाव का अभाव, ये तो ये थोड़ा मैटर आप याद कर लेना। प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र में राजनीतिक लोकतंत्र, सामाजिक लोकतंत्र और आर्थिक लोकतंत्र शामिल है। अगर आपसे पूछेगा कि यहाँ पे कौन सा लोकतंत्र शामिल है प्रस्तावना में, तो राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की बात की गई है। प्लीज प्लीज इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, अगला, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस मूल शब्द का उपयोग यह दर्शाने के लिए किया गया है कि भारत में एक राष्ट्र का निर्वाचित प्रमुख होगा? देखिए, जो शब्द साथियों गणराज्य होता है, इसका सिंपल सा यही मतलब ही होता है कि जिस देश का जो प्रमुख होता है जब वो चुन करके जाता है तो वही बोलते हैं कि यहाँ पे जनता का राज्य है, यानी गण का राज्य है, तो वो हमारा गण राज्य होता है। ठीक है, तो डी हो जाएगा आपका यहाँ पे सही जवाब। हमारे यहाँ लोकतांत्रिक गणराज्य आपको पता होगा, प्रस्तावना में वर्णित है साथियों गणतंत्र। इसका अर्थ है कि भारत का जो प्रमुख होगा, यानी जो राष्ट्रपति है, चुनाव के जरिए में सत्ता में आते हैं, अर्थात यानी जो राष्ट्रपति है इनका चुनाव 5 वर्ष के लिए अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। भारतीय प्रस्तावना में 3 प्रकार की न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। अब यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान रखना होगा, जो ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय है, हमने यह रूसी क्रांति से यानी रूस के संविधान से लिया है, जो कि 1917 में हुआ था साथियों। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही विकल्प का चयन कीजिएगा। भारतीय संविधान की उद्देशिका में वर्णित बंधुता शब्द से आशय है भाईचारे की भावना। पेपर में यह सवाल भी पूछा गया है कि बंधुता का क्या मतलब है, तो इसका मतलब है भाईचारे की भावना को बढ़ावा देंगे। सही है। समता का अर्थ है समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकार की अनुपस्थिति और बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति के साथ समान व्यवहार। ऐसा नहीं है कि आप जनरल हैं तो आपके लिए कोई विशेष अधिकार दे दिया जाएगा, आप ओबीसी हैं तो आपको कोई विशेष अधिकार होगा, ऐसा नहीं है। समता की बात यहाँ पे होती है, इक्वलिटी की बात होती है। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका सी। विशेषाधिकार का अभाव, समता का मतलब क्या है? विशेषाधिकार का साथियों अभाव। स्वतंत्रता का मतलब है कि प्रस्तावना हर व्यक्ति को मौलिक अधिकारों के जरिए कुछ स्वतंत्रता देती है। जैसे कौन कौन सी? पहला, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता। तो ये 3 प्रकार की स्वतंत्रता सुनिश्चित कर रही है प्रस्तावना में। स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व के आदर्श ये हमने फ्रांस के संविधान से लिए हुए हैं। समता, समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकारों का अभाव, यही है साथियों समता। बंधुत्व यानी भाईचारे की भावना। तो ये शब्द देगा और इनका अर्थ सामने आपको लगाना होगा। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के संविधान के बारे में सही है? यह दुनिया में किसी भी संप्रभु देश का सबसे लंबा लिखित संविधान सही है। संसद संविधान को निरस्त कर सकती है? नहीं साथियों, इसमें यह संशोधन कर सकती है, और वो भी संशोधन कहाँ पे? जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें नहीं कर सकती, मूलभूत ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती, तो यह काम नहीं होगा। यह संसदीय सर्वोच्चता प्रदान करती है, संवैधानिक सर्वोच्चता नहीं भाई, यह जो है संविधान को सर्वोच्च बनाता है। यहाँ पे संविधान सर्वोच्च है, तो ये वाला स्टेटमेंट भी आपका गलत है। कौन सा सही होगा? तो केवल एक आपका सही होगा, यानी पहला आपका हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर। ठीक है, अगला देखिए, आप जानते हैं कि भारत का संविधान दुनिया का सभी देशों में, लिखित देशों में जितने भी संविधान है सबसे लंबा है। भारतीय संविधान में संसद सिर्फ संशोधन कर सकती है, संसद को संविधान निरस्त करने का कोई पावर नहीं है, और न ही इनको मूलभूत ढांचे में परिवर्तन करने का पावर है। भारत का संविधान जो है वो संसदीय सर्वोच्च नहीं लाता, बल्कि संविधान की सर्वोच्चता को स्थापित करता है। ठीक है, अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही विकल्प का चयन कीजिएगा। राज्यों एवं संघशासित राज्यों के नाम, उनके क्षेत्र विस्तार संविधान की पहली अनुसूची में है, बात सही है। संविधान की 5वीं और 6वीं अनुसूची में राज्यों के भीतर अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों का उपबंध है, ये भी सही है। आपने अभी ऊपर देखा, दोनों स्टेटमेंट आपके सही हो जाएंगे। सी हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर, यानी करेक्ट जवाब साथियों। ठीक है, अब देखिए, अब जानते हैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 है, वह कहता है कि भाई देखो, जो भारत है ना वो राज्यों का समूह नहीं है, बल्कि राज्यों का संघ है। भारतीय संघ राज्यों के बीच किसी समझौते का कोई परिणाम नहीं है, यह विभक्त नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि जो भारत के 28 राज्य हैं वो अपने आप को चाहेंगे कि हम अलग हो जाएंगे, नहीं हो सकता, क्योंकि किसी समझौते का परिणाम साथियों ये नहीं है। राज्यों और संशासित राज्यों के जो नाम है उनके क्षेत्र विस्तार को
संविधान की पहली अनुसूची में दिया गया है वो हमने देखा। 5वीं और 6वीं अनुसूची में राज्यों के भीतर अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विशेष उपबंध का प्रोविजन है, वो भी हमने यहाँ पे देखा साथियों। अगला, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 संसद को निम्नलिखित में से कौन से शक्ति प्रदान करता है? पहला, संसद वे राज्य जो पहले से अस्तित्व में है उनको भारतीय संघ में सम्मिलित करे, बात सही है। संसद वे राज्य जो पहले से अस्तित्व में नहीं है उनका गठन कर सकता है, ये बात भी सही है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा इस बात को, मान लीजिए कि भारत बना हुआ है, ठीक है, ऐसा है। एक तो मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश बना हुआ है, एक नया राज्य मान लीजिए तेलंगाना जो नहीं बना हुआ है, तो अनुच्छेद 2 कहता है कि भाई जो राज्य नहीं बने हुए हैं उसका तुम गठन करो, यानी वो राज्य संसद को तेलंगाना शब्द बनाने के लिए देगा, ठीक है। तो ये पॉइंट थोड़ा सा आपको याद रखना होगा। अभी आगे चल के अनुच्छेद 3 देखिए क्या कहेगा। तो 2 तो आपको क्लियर हो गया ना कि वे राज्य जो अस्तित्व में हैं संसद उनको तो भारतीय संघ में शामिल करेगा, ठीक है, और जो राज्य नहीं है उनको उनका गठन करेगा। लेकिन यहीं पर अनुच्छेद 3 क्या कहता है देखना, ऐसे राज्य जो अस्तित्व में नहीं है संसद उनका गठन करे, तो कैसे पहले विरोध होएगा, ठीक है, ऐसा तो कर नहीं सकता है क्योंकि ये तो उसको अनुच्छेद 2 के तहत करना होगा। संसद किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकता है, ये बात सही है, तो बी हो जाएगा आपका इस प्रश्न का सही जवाब। अब समझे जरा इस बात को, अनुच्छेद 3 क्या कहता है, देखो ये कहता है भाई देखो राज्य, देखो भाई संसद तुमको हम पावर देते हैं क्या, किसी राज्य में उसका राज्य क्षेत्र अलग करके, मान लो ये उत्तर प्रदेश है, ठीक है, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, इसको तुम अलग कर दो और एक राज्य बना दो उत्तराखंड, तो तुम ये काम कर सकते हो क्योंकि ये राज्य पहले से बना हुआ है, पहला कर सकते हो। या 2 या अधिक राज्यों को या उनके भाग को मिला दो, यानी पहले एक राज्य था एक राज्य और था, इन दोनों को मिला करके एक राज्य बना दो, ठीक है, अस्तित्व में पहले से राज्य थे उन्हीं को मिलाना है, मिला करके तुम एक नया राज्य बनाओ। तो अब देखिए ये नया राज्य बनाना और जो अस्तित्व में नहीं है जो अनुच्छेद 2 के तहत बनाना, दोनों में अंतर है। ये जो बनाएंगे ये इन दोनों में से जो अस्तित्व में है उनको काट छाट के बनाएंगे, और जो अनुच्छेद 2 के तहत बनाया जाएगा वो है या नहीं है उसको बनाएंगे, बस इतना अंतर याद रखना, ठीक है। और क्या कहता है भाई सुनो, संसद किसी राज्य के क्षेत्र को तुम बढ़ा सकते हो, उसके क्षेत्र को तुम घटा भी सकते हो, उसके सीमाओं में परिवर्तन भी कर सकते हो, संसद या किसी राज्य के नाम में तुम परिवर्तन भी कर सकते हो, तुम्हें ये सब पावर हम देते हैं। आगे करा के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान के अनुच्छेद 3 में संदर्भित कोई अध्यादेश राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बाद ही संसद में प्रस्तुत किया जाएगा। अगर मान लीजिए कोई नया राज्य बनाना है किसी राज्य को तोड़ करके, तो उसके लिए अगर कोई अध्यादेश लाना है मान लीजिए संसद में, ठीक है, तो इसको अध्यादेश को लाने से पहले राष्ट्रपति से पूछना पड़ेगा कि भैया देखो राष्ट्रपति, हमारा जो एक राज्य है उत्तर प्रदेश, इसको हम तोड़ करके मतलब एक और प्रदेश बनाना चाहते हैं योगी आदित्यनाथ जी के नाम से, मान लीजिए योगी प्रदेश। कौन सा प्रदेश? योगी प्रदेश। तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, राष्ट्रपति से पूछना पड़ेगा हम ऐसा करें, तो राष्ट्रपति कहेंगे भाई रुको, हम इस अध्यादेश को संस्तुति के लिए इस राज्य से पूछ लेते हैं, राज्य की विधानमंडल से। तो राष्ट्रपति विधानमंडल को देंगे कि भाई देखो संसद एक ऐसा अध्यादेश लानी चाहती है, तुम्हारा क्या राय है। तो मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा नहीं नहीं हम अभी तैयार नहीं है और ऐसा नहीं होने देंगे, तो राष्ट्रपति कहेंगे बेटा देखो बात इतनी सी है, हम तुम्हारी राय जानने के लिए पूछे हैं, करने देंगे कि नहीं करने देंगे वो हमारी मर्जी है, यानी राज्य विधानमंडल की बात को मानना ना मानना वो हमारे ऊपर है, हम इसका निर्णय करेंगे, तुम नहीं करोगे, ठीक है। मतलब कि ये जो निर्णय देंगे उसको मानने के लिए माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी बाध्यकारी नहीं है। अगर वो चाहेंगे तो भी होगा, ना चाहेंगे तो भी होगा, राज्य विधानमंडल इसमें कुछ नहीं कर सकता अगर अनुच्छेद 3 के संदर्भ में कोई परिवर्तन करना है तो। बात समझ में आई साहब? ठीक है, तो क्या कह रहा है सेकंड वाला, जरा देखिए सेकंड वाला कह रहा है ऑप्शन कि भाई ऐसे किसी भी अध्यादेश को राष्ट्रपति संस्तुति के लिए, संस्तुति के बाद संबंधित राज्य के विधानमंडल का मत जानने के लिए भेजते हैं। ये बात सही है, लेकिन क्या उस मत को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्यकारी है? तो जवाब होगा नहीं भैया, राष्ट्रपति उसको मानेंगे नहीं, चाहे सर पटक पटक के राज्य जो है वो जान दे दे अपना। देखो अनुच्छेद 3 के बारे में कोई उपबंध आएगा तो वो पहले राष्ट्रपति से पूछ करके ही आएगा, इनके मंजूरी के पहले नहीं आएगा। फिर राष्ट्रपति क्या करेंगे, संस्तुति से पहले ही राष्ट्रपति उस अध्यादेश को संबंधित राज्य के विधानमंडल का मत जानने के लिए भेजेंगे। ये बात क्लियर है? ठीक है, अच्छा, यह मत राज्य विधानमंडल द्वारा निश्चित समय सीमा के भीतर दिया जाना चाहिए तथा इस प्रकार के किसी मत को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्यकारी नहीं है। ठीक है,
अनुच्छेद 4 क्या कहता है? अनुच्छेद 4 कहता है कि भाई देखो, अगर अनुच्छेद 2 जहां पे दिया था नए राज्य का गठन और राज्यों को संघ में मिलाना, अनुच्छेद 3 पहले से अस्तित्व में जो राज्य हैं उनको तोड़ मरोड़ के नया राज्य बनाना, राज्य की सीमाओं में परिवर्तन, राज्य की सीमा को घटा बढ़ा सकता। इन दोनों काम के लिए अगर कोई भी चेंजिंग करना है तो इसके लिए आर्टिकल 368 को ताकने की जरूरत नहीं है, यानी इसके लिए विशेष बहुमत नहीं चाहिए, नहीं, इस काम के लिए साधारण प्रक्रिया की जरूरत है, साधारण संशोधन करके लागू किया जा सकता है। अनुच्छेद 4 साफ साफ कह देता है कि भैया देखो, अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा, सामान्य संशोधन से साधारण बहुमत के द्वारा आप अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 से संबंधित कौन काम होगा वो आप कर सकते हो। क्या गेट इट है ना? चलो, निम्नलिखित में से कौन फजल अली आयोग के सदस्य नहीं थे? बस यही क्वेश्चन यहाँ पर और इंपॉर्टेंट है साहब, फजल अली आयोग। तो आप जानते हैं इनको, फजल अली आयोग का गठन किया गया था कब? 1953 में। लेकिन इसमें के एक व्यक्ति शामिल नहीं है, वह है यस के धर, क्योंकि यस के धर की अध्यक्षता में धर आयोग पहले भी बन चुका है साथियों। तो अब ये इंपॉर्टेंट नहीं है, फजल अली इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इनको जो है पढ़ना जरूरी है। बाकी 3 सदस्यीय आयोग था जिसमें फजल अली, के.एम. पडिक्कर और एच.एन. कुंजरू ये लोग शामिल थे साथियों। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्रश्न का सही जवाब। अब देखिए गठन कब किया गया? दिसंबर 1953। सदस्य कौन थे? फजल अली, के.एम. पडिक्कर, ठीक है, और एच.एन. कुंजरू। आयोग ने 1955 में अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया और एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया और इसने कहा देखो भाई 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण करो। सरकार ने इनकी बात मानी और आगे चल के 1 नवंबर 1956 को ये वाला पॉइंट रख लेना, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण किया गया। और वर्तमान में आप जानते हैं 28 राज्य हैं साथी। अब जो 14 हुए हैं वो कब कब हुए हैं उनको थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा। बाकी आपसे पूछेगा 1 नवंबर 1956 तक, और भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य बना, वो सवाल बहुत पुराना हो गया, अब नहीं पूछता। अब ये पूछेगा कि भैया 1 नवंबर 1956 में कितने राज्य कितने केंद्र शासित प्रदेश बने, तो ये थोड़ा आपको याद रखना होगा। ठीक है, अब सुनिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतीय संघ का 15वां राज्य? तो भैया 14 तक तो हो गया था, 15वां कौन बना? तो 15वां बना था इसमें गुजरात राज्य। महाराष्ट्र से मुंबई से अलग होता है तो महाराष्ट्र और गुजरात राज्य बन जाते हैं। तो इस प्रकार सी हो जाएगा प्रश्न का आपका सही जवाब। देखिए 1960 में बंबई से 2 राज्य अलग होते हैं, मराठी के आधार पर महाराष्ट्र बन गया, गुजराती के आधार पर साथियों गुजरात बन गया और गुजरात 15वां राज्य बन गया। 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। इसके लिए आप जानते हैं कि पहले 12वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के द्वारा गोवा को संघ शासित क्षेत्र घोषित किया गया था साथियों। ठीक है, 1962 में, क्योंकि आप जानते हैं 1961 तक तो ये पुर्तगालियों के अधीन था। 1962 में साथियों ये छुट्टी पाता है और केंद्र शासित प्रदेश बन जाता है और अंततः 1987 में यह जो है पूर्ण राज्य जो है बन जाता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा इतर राज्य उनका गठन वर्ष तय सुमेलित नहीं है? साथियों अगर आप ध्यान रखेंगे तो इसमें से अगर आप देखेंगे मणिपुर का गठन दिया है 1975 में। ठीक है, तो मणिपुर 75 में 72 में होता, 1972 में हुआ था। ठीक है, 1972 में, तो ये आपका गलत हो जाएगा, यही आपका सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, अब देखिए बात करेंगे यहाँ पे महाराष्ट्र को लेकर के। तो महाराष्ट्र और गुजरात आपने देखा कैसे 1960 में लोग बनते हैं, फिर गोवा 1987, नागालैंड 1963 में, ठीक है, हरियाणा 1966, हिमाचल प्रदेश 1971, मणिपुर त्रिपुरा मेघालय 1972, मिजोरम अरुणाचल प्रदेश गोवा 1987। आज का आखिरी सवाल है दोस्तों, और आगे का जो टेस्ट होगा वो हमारा फंडामेंटल राइट से होगा, तो आप लोग उसको अच्छे से पढ़ना। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में नागरिकता से संबंधित उपबंध दिए गए हैं? और ये क्वेश्चन यूपीएसआई का 2021 का है। तो आप जानते हैं नागरिकता का उपबंध भाग 2 में दिया गया है। भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक में नागरिकता के बारे में उपबंध दिया गया है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान दिया गया है। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से लिया गया है? इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको साथियों ये सेशन समझ में आ गया होगा। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। थोड़ा सा अगर मैंने स्पीड बढ़ाया होगा तो आप लोग कमेंट करना, कमेंट में बताना भाई अगर मान लो मैं तेजी से पढ़ाता हूँ या कहीं मिस्टेक हो जाता है। कई बार आपका समय बचाने के चक्कर में साथियों मिस्टेक हो जाता है, तो अगर ऐसा होता है तो आप प्लीज हमें कमेंट करना ताकि गलतियां ना हो पाए। भाई मैं भी इंसान हूँ, हो जाता है, टाइपिंग में मिस्टेक हो जाता है, इतना प्रेशर रहता है कि हो सकता है आपसे थोड़ा बहुत गलतियां संभाव्य हो, लेकिन अगर आप कमेंट करते हैं तो चीजें आसान हो जाएंगी। और मैं बार बार आपसे यही कहूंगा कि यार बहुत ज्यादा रिवीजन करिए। देखिए आप जो भी पढ़ रहे हैं, कितना पढ़ रहे हैं वो मायने नहीं रखता,
लेकिन आप कितना एब्जॉर्ब कर पा रहे हो, कितना अपने दिमाग में रख पा रहे हो, वो चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। तो रिवीजन यहाँ पे साथियों बहुत ज्यादा जरूरी है। रिवीजन के साथ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हमारे सेट के साथ देखते रहो, और बहुत बर्डन लेने की इसके साथ जरूरत नहीं है साथियों। धीरे धीरे आप चीजों को पढ़ते रहिए, ठीक है। बाकी कोई डाउट है तो आप जानते हैं, कमेंट आप हमें कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम है, आप वहां ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। वंदे मातरम, जय हिंद।